गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का थर्ड पेपर है इथोलॉजी, बायोस्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। हम सबसे पहले बात करेंगे इथोलॉजी के बारे में और आज हम उसका सबसे पहला जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है, इथोलॉजी कैसे आई, इथोलॉजी क्यों पढ़नी ज़रूरी है, इस बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। इथोलॉजी ज़ूलॉजी की रीसेंट ब्रांच है। ज़ूलॉजी में बहुत अभी कुछ समय पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है। उससे पहले एनिमल बिहेवियर को इतना साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जाता था। एनिमल बिहेवियर की जो स्टडी है उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। ये एक साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और एक स्पेसिफिक स्टडी है एनिमल्स के बिहेवियर की। विभिन्न प्रकार के प्राणियों के अलग अलग प्रकार के व्यवहार का जो हम अगर बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली और स्पेसिफिकली स्टडी करें, उनके नेचुरल हैबिटेट में करें, वो जहाँ रहते हैं वहाँ करें, तो उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है आपके सामने, दैट इज़ व्यवहार, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर बाहर से देखे जा सकने वाले चेंजेस हैं। बिहेवियर का अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंस है, ऐसे वाले चेंजेस जिनको हम बाहर से देख सकें और वो उन चेंजेस के कारण कुछ कम्युनिकेशन हो और दूसरे एनिमल्स में, अपनी ही स्पीसीज़ के दूसरे एनिमल्स में या दूसरी स्पीसीज़ के एनिमल्स में किसी न किसी प्रकार का अलग प्रकार का व्यवहार वो डेवलप कर दें, तो उसको हम कहते हैं बिहेवियर या व्यवहार। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी का मूवमेंट या उसके कुछ पोर्शन का मूवमेंट, जैसे हाथ से हम किसी को इशारा कर रहे हैं या हम और किसी तरह का इशारा दे रहे हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस। कई बार हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से भी अपने मूड को या अपने एंगर को, अपने गुस्से को ये दिखा देते हैं, तो वो भी जो है बिहेवियर में, व्यवहार में आता है। इसी प्रकार कलरेशन का चेंज, कई एनिमल में कलर चेंज करने की कैपेसिटी पाई जाती है, वो भी व्यवहार में आता है। बॉडी का पोस्चर, हम किस तरह से बैठे हैं, ये सब भी जो है वो व्यवहार में आता है। इसी प्रकार कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर देना हमारी बॉडी के द्वारा, कुछ केमिकल्स का सिक्रेशंस होता है जिसके द्वारा भी हम किसी सामने वाले के व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो भी हमारे बिहेवियर में आता है। बल्कि मैं कहूँ तो बिहेवियर केवल मूवमेंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हिलने डुलने तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि फ्रिज रिएक्शन, जैसे पिजन में पाया जाता है। कबूतर अपने शिकारी को देखकर एकदम फ्रिज हो जाता है, तो वो भी कैट को देख के जैसे वो रुक जाए, एकदम ऐसे स्थिर हो जाए, तो उसको भी हम उसका बिहेवियर कहेंगे। और मोशनलेस स्टैंडिंग, बिना हिले चुपचाप खड़े हो जाना, अपनी टेरिटरी के लिए मेल एंटीलोप जो इससे खड़ा रहता है स्पेसिफिक एरिया में, तो अगर प्रे आए तो प्रेडेटर किस तरह से चुपचाप खड़ा हो जाता है, तो ये सब भी व्यवहार में आते हैं। और जैसा मैंने कहा, केमिकल्स का सिक्रेशंस भी, इनका भी एक इंटरेस्टिंग रोल है बिहेवियर में। फेरोमोन्स हम जानते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और इनका मेन जो है वो टेरिटरी बिहेवियर में, मतलब अपनी टेरिटरी को मार्क करने में एनिमल्स, और सिमिलरली मेल्स को अट्रैक्ट करने में या फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में, मतलब अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में इनका फेरोमोन्स का बहुत स्पेसिफिक पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट रोल है। इथोलॉजी जो है वो क्यों पढ़ें? एक तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम एनिमल बिहेवियर की स्टडी क्यों करें, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर पीपल, हम जहाँ कर भी रहते हैं, हमारा जो भी ऑक्यूपेशन होता है, वो कहीं ना कहीं हम कांटेक्ट में आते हैं एनिमल्स के। और स्टार्टिंग में जो आदि मानव थे, जो जिनको कि आज तो हम एक अलग रूप मानव सभ्यता का देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तब तो हम डिपेंडेंट ही किस पे थे? केवल और केवल एनिमल्स पे थे। एनिमल्स को मारता था मानव और उनका मांस खाता था। तो ये शिकारी जो है वो एनिमल बिहेवियर को जाने, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने शिकार को आसानी से कर सकता है। आज भी हम जैसे पेट्स रखते हैं, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए पेट्स के बिहेवियर के बारे में, तो उनको पालन हम आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किल है। कोई पर्सन कैसे चलता है, कैसे हिलता है, कैसे स्माइल करता है, या पेट्स की बात करूँ तो कैसे पूंछ हिलाता है, फ्रेंडली डॉग का वो किस तरह से सिंबल देता है, अगर वो भूखा है तो वो किस तरह से सिंबल देता है, ये सब जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए एनिमल बिहेवियर की स्टडी जो है वो बहुत आवश्यक है। सिमिलरली फार्मर्स जो हैं
वो भी फार्म यार्ड एनिमल्स से अगर परिचित नहीं होंगे, उनके व्यवहार से परिचित नहीं होंगे, तो कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, जिनसे हम आर्थिक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनसे संबंधित एनिमल्स की अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम उनका पालन नहीं कर सकते। इसी तरह से इंसेक्ट्स और रोडेंट्स है, वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो हमें उनके बारे में काफ़ी कुछ पता होना ज़रूरी है। तभी हम उनको, जैसे फिरोमोन्स की नॉलेज आई तो हम उन पे हल्का फिरोमोन का कुछ सिक्रेशन छिड़क कर उनको वहाँ से हटा सकते हैं। सिमिलरली कॉकरोचेस हैं, टर्माइट्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ह्यूमन बीइंग, कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वर्ल्ड में हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे फेलो क्रिएचर्स कौन हैं, हमें उनके बारे में जानना आना चाहिए। ज़ू में, अम्यूज़मेंट पार्क में हम उनको देखते हैं और देखकर हम शायद इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में और एनवायरमेंटल क्राइसिस से इस पृथ्वी को बचाने में कहीं ना कहीं सहायक हो पा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमें व्यवहार का अध्ययन, एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करना चाहिए। अब हमारे सामने अलग कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे हाउ डू एनिमल बिहेव, कैसे एनिमल बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, और वो बिहेवियर उनके कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मोटे तौर पे क्या है कि दैट ऑल एनिमल्स बिहेव फॉर देयर बेनिफिट एंड सर्वाइवल। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए और उस जीवन को सुगम बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार जो है वो एनिमल दिखाता है। हम जानते हैं कि हमेशा सब कंडीशंस हर एक एनिमल के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती। अर्ली लिविंग बीइंग को अपने आप को उस इन्वायरमेंट में मेंटेन करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, सराउंडिंग एनवायरमेंट में रहने के लिए कई प्रकार के चेंजेस अपने अंदर लाने पड़े। जैसे बैक्टीरिया है, अगर आप मीडियम में कोई एसिड की ड्रॉप डाल देंगे तो वो दूर चला जाएगा। अमीबा इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ से लेके या सिंपलेस्ट माइक्रोब्स से लेके मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट्स तक बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, होता है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपने इंडिविजुअल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बिहेवियर ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक छोटी फिश है स्टिकलबैक, उसका मेल जो है वो पेरेंटल केयर बिहेवियर बहुत अच्छे से शो करता है। वो एक ट्यूबुलर नेस्ट बनाता है जब उसकी ब्रीडिंग सीजन आती है। उस नेस्ट में ग्रास और वीड्स और ये सब जमा करता है। 1 या 2 फीमेल उसमें अपने एग्स देती है, फिर वो मेल उन एग्स को फर्टिलाइज़ करता है, उनको गार्ड करता है, उसके चारों तरफ तैरता रहता है, उनकी देखभाल करता है। फिर अपने पेक्टोरल फिन से वो उनको फैनिंग करता है, हवा करता है, ताकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई ग्रोइंग एग्स को मिल सके। फैनिंग जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, और फिर जब उसमें से बच्चे निकल जाते हैं तब फिर वो उस नेस्ट को छोड़ देते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। मान लीजिए ये बिहेवियर स्टिकलबैक में नहीं पाया जाता तो उसके एग्स मर जाते और कुछ समय बाद स्टिकलबैक फिश का अस्तित्व समाप्त हो जाता, उसकी स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए बिहेवियर जो है इंडिविजुअल से एक तरह से स्पीसीज सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब होने के बाद भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनिमल बिहेवियर से कनेक्टेड है लेकिन अभी तक अनआंसर्ड है। फॉर एग्जांपल, व्हाई डू एनिमल माइग्रेट? एनिमल माइग्रेट क्यों करते हैं? कुछ एनिमल तो माइग्रेट क्यों करते हैं, कुछ क्यों नहीं करते? हम उनके कई सारे कारण देते हैं कि ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहीं उनके भोजन के लिए और ब्रीडिंग के लिए कुछ एडेप्टेशंस विकसित हो गए? और कई एनिमल्स ऐसे हैं जो माइग्रेशन नहीं करते, तो फिर वो क्यों नहीं करते? और ड्यूरिंग द माइग्रेशन हाउ दे फाइंड देयर वे, वो अपना रास्ता कैसे पता करते हैं, किस प्रकार से उनको अपने रास्ते का पता होता है, ये भी एक अनआंसर्ड सा क्वेश्चन है। सिमिलरली बीज में ये देखा गया है, साइंटिस्ट ने ये रिकॉर्ड किया है कि वो कुछ फ्लावर्स को दूसरे फ्लावर्स के कंपैरिजन में, कुछ फूलों को दूसरे फूलों के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्ता देती है, उन पर ज़्यादा बैठती है और ज़्यादा उनसे जो है वो मकरंद का कलेक्शन करती है। तो ऐसा क्यों है, उसमें ये प्रेफरेंस लेवल कहाँ से आया? सिमिलरली हम बार बार बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, बेनिफिट की, तो जब सर्वाइवल और बेनिफिट है तो फिर एनिमल्स में सेक्रीफाइसिंग नेचर कैसे आया? हम कुत्ते में जानते हैं उसने मालिक के लिए जान दे दी, ये दे दी, तो ये सर्वाइवल का कंसेप्ट तो फिर होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी तक बिहेवियर के लिए अनआंसर्ड है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। ये कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न जो सामने आया, किसी भी प्रकार का जो बिहेवियर एनिमल ने प्रदर्शित किया, उसके 2 एक्सप्लेनेशन या 2 कॉजेशन दिए जा सकते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमेट कॉज, एक होता है अल्टीमेट कॉज, समीपस्थ उसका कारण और उसका मूलभूत कारण। फॉर एग्जाम्पल, एक कुत्ता खाना क्यों खाता है? वाई डज अ डॉग ईट?
बिकॉज इट इज़ हंग्री इट मस्ट ईट, क्योंकि वो भूखा है तो उसको खाना खाना है। तो ये तो हो गया प्रॉक्सिमेट कॉज, उसका प्रॉक्सिमेट रीज़न हो गया। बट अल्टीमेट कॉज क्या है, इसका एक इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज इट मस्ट नॉट डाई ऑफ हंगर, उसको मरना नहीं है भूख के मारे, उसको सर्वाइव करना है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ताकि वो अपनी स्पीसीज़ को बढ़ा सके, अपनी स्पीसीज़ को बनाए रख सके। तो ये इसका एक अल्टीमेट कॉज हो गया। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार के बिहेवियर के लिए प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट दो तरह के एक्सप्लेनेशन या दो तरह के कॉजेशन पाए जाते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस बिहेवियर की ट्राई करेंगे। हालांकि बिहेवियर को टोटलिटी में, बिहेवियर को पूर्णता में डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ एक साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग तरह से बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है, जिसकी कि हम बात करेंगे। मानना है कि ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफाइबल इवेंट्स, किसी के भी जीवन में ऑब्जर्वेबल और क्वांटिफाइबल इवेंट्स अगर हो रही हैं तो वो बिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। दिखाई दे जाने सकने वाली और गणना की जा सकने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो व्यवहार को प्रदर्शित करती है। सिमिलरली रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैटर टू सम फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, किसी भी प्रकार के स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स है लिविंग मैटर का वो बिहेवियर है। इसी प्रकार से प्रोसेस बाय विच एन एनिमल सेंसेस द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया को कैसे सेंस करता है और उसके अनुरूप उस एनवायरनमेंट के अनुरूप अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है, वो व्यवहार है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की डेफिनेशन से बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जो एक टोटलिटी में एक सिंथेसिस जो इन डेफिनेशंस का आया वो ये है दैट बिहेवियर इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टोटलिटी ऑफ विजिबल मूवमेंट्स। बिहेवियर दिख जाने वाली समस्त घटनाओं का साइंटिफिक स्टडी है। उनमें कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, इंक्लूडिंग फ्रीज रिएक्शन, अरेस्ट रिएक्शन और स्टैंडिंग स्टिल। बॉडी पोजीशन, इट्स ओरिएंटेशन इन स्पेस, बॉडी का पोजीशन क्या है स्पेस में, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इमोशनल एक्सप्रेशंस, वोकलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ ओडोरस सब्सटेंस, कलर चेंज एंड पैलो इरेक्शन, बालों का खड़ा हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, रेजिंग ऑफ हेयर, ब्रॉट अबाउट बाय कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ नर्वस, एंडोक्राइन एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी इंडिविजुअल के नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम तीनों की मिले जुले रिएक्शन से, उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जिसमें ये सारी जो मैंने अभी नाम लिए वो हो, तो हम उसको बिहेवियर कहते हैं और उसकी साइंटिफिक स्टडी जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। एक और चीज़ है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एंथ्रोपोमॉर्फिक वे। एंथ्रोपोमॉर्फिक वे से मतलब है कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग, हमसे मतलब ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे एनिमल के एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको बताते हैं, तो हमारी ये टेंडेंसी है कि हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं। जैसे हम उसके लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो एंग्री है, वो सैड है, उसके मूड को, जैसे हमारे पेट के मूड को दर्शाने के लिए हम लिख देते हैं कि वो एंग्री है या वो सैड है या बात करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक वे। और ये साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इमोशन क्या है। हम तो हमारा वाला इमोशन उस पर एक तरह से इम्पोज कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते दैट एनिमल फाइट्स बिकॉज इट इज़ एंग्री, या इट एस्केप बिकॉज इज इट अफ्रेड, वो भाग गया क्योंकि वो डर गया था, या वो फाइट कर रहा है क्योंकि वो गुस्सा है। बट हमको इसको इस तरह से लिखना चाहिए दैट एनिमल अटैक टू एक्सप्रेस एग्रेशन एंड मूव्स अवे एक्सेप्टिंग द फेलियर टू फेस द एग्रेसर। मतलब वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था जैसे कि वो गुस्सा हो, या वो इस तरह से वहाँ से चला गया कि शायद वो उस सामने वाले को फेस नहीं कर पा रहा हो, तो फिर ये प्रॉपर है। अदरवाइज ये कहलाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक वे। तो दिस इज़ अबाउट द बिहेवियर। और नेक्स्ट में हम जो है वो इथोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।